नमस्कार, मैं मनोज पाठक। बंधु, आज सुबह जब मैं अखबार के पन्ने पलट रहा था, तो एक खबर पे मेरी नज़र पहुंची। खबर थी कि उत्तर प्रदेश में निराश्रित नहीं होगा एक भी गोवंश, सबके आश्रय का होगा प्रबंध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बातें कही हैं। हम अक्सर जब सड़कों से गुजरते हैं और आजकल जो आवारा पशु हैं वो हमारे परिवेश में एक बड़ी समस्या की तरह उभरे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक भाग जो है वो इस बात को लेकर के भी अक्सर जो है सो चर्चा में बना रहता है, आवारा पशुओं को लेके। आवारा पशुओं से बहुत लोगों को बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। अक्सर खबरें इस तरह की अखबारों में आती हैं, हम देखते हैं उसमें कि कहीं दुर्घटना, सड़क पे आवारा पशुओं के होने के चलते दुर्घटना हो जाना, उस दुर्घटना में किसी की जान चली जाना। आवारा पशु बाजार भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं किया करते हैं। उसमें अब समझने की जरूरत यह है कि क्या हमारी व्यवस्था में आवारा पशुओं का कोई जगह था। हम अपने पुराने ग्रामीण परिवेश को और उस व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं जो 80 और 90 के दशक तक तो था। अपने यहाँ व्यवस्थाएं क्या थी? क्या उन पशुओं के लिए किसी राज्य के इतना ज्यादा होने की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश सरकार उस बात को कहे? क्या कभी पशु सरकार के लिए भी इतनी चिंता के विषय थे? ये समझना होगा हम लोगों को। दरअसल था क्या कि मनुष्य ने जब अपना आगे की ओर बढ़ने का, जब मनुष्य के उस विकास के क्रम को देखते हैं तो उसने सर्वप्रथम जब जैसे जैसे मनुष्य विकास करता गया और विकास करते करते वो उसने कुछ जीवों को, कुछ जानवरों को पालतू बनाया। जो जो उसके काम के जीव थे उन जीव को पालतू बनाते हुए वो अपने काम में लेने लगा। गौपालन शुरू हुआ। गायों का जब पालन होता था, जो अभी सबसे बड़ी समस्या में है वो है आवारा घूमते हुए गाय और आवारा घूमते हुए गाय के वो बछड़े जो अब सांड में परिवर्तित हो गए हैं। हमने जब हमारी जो कृषि की व्यवस्था थी, हमारे जो उस व्यवस्था को जब हम समझ रहे हैं, समझेंगे, देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो गौवंश थे वो हमारे लिए बड़े उपयोगी थे। इसीलिए मनुष्य ने सब पहले उनको पालतू बनाया था। गायें हमारे लिए पौष्टिक दूध का प्रबंध करती थी और गाय की जो वंशवेल थी, उसके जो बछड़े थे वो हमारे लिए खेतों में सहयोगी हुआ करते थे। धीरे धीरे परिवर्तन का एक दौर आया और खेतों में काम करने के लिए और इस उसमें ट्रैक्टर मशीनीकरण शुरू हुआ। ट्रैक्टर आए, हल जोतने के बहुत सारे उपकरण आए और इसके बाद वो बैल जो हैं, जो हमारे खेतों में काम किया करते थे, वो बेरोजगार हो गए। जैसे ही वो वहां से बेरोजगार हुए तो फिर हमें, हमारे ऊपर वो बोझ बनना शुरू हो गए। फिर हमने किया क्या कि उनको जो है सो बाहर छोड़ना शुरू कर दिया, उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। अब जैसे आप समझेंगे कि आपने यदि घर में एक गाय पाल रखी है तो गाय के दो बच्चे, गाय की बछिया होगी और बाछा होगा। यदि बछिया है तो बछिया को हम बढ़िया से खिला पिला के घर में रखते हैं, लेकिन जो उसके बछड़े हैं, उन बछड़ों की उपयोगिता हमारे खेतों में थी, वो समाप्त हो गई तो हमने उनको आवारा छोड़ दिया। अब वो आवारा पशु जाएं तो जाएं कहां? क्या उनकी उपयोगिता सिर्फ हल बैल और उन्हीं जगहों पे थी? अब एक इस बात को दूसरे तरीके से भी समझने की जरूरत यह है कि जो पशुधन हमारे यहाँ हुआ करते थे और हमारे गौशालाओं से जो अपशिष्ट निकला करते थे, उन अपशिष्टों का प्रयोग हम कहाँ करते थे? जो पशुधन थे उनसे जो मल प्राप्त होता था
उस मल को हम पूरे साल एक जगह इकट्ठा करके और अंत में खेतों में डालते थे। उससे खेतों की उर्वरकता बढ़ती थी और उस उर्वरकता के बाद जो अनाज पैदा होते थे, उनका स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। अब जब मशीनीकरण शुरू हुआ, घर में दरवाजे से गायें हट गईं, हमारे बैल बाहर चले आए, वो आकर के सड़कों पे आवारा पशु के रूप में तब्दील हो गए। हमारे घर में गोबर समाप्त हो गया, वो अपशिष्ट समाप्त हो गए। और उन अपशिष्टों के समाप्त होने के बाद, चूंकि खेतों को कुछ न कुछ उर्वरकता तो देनी थी, जिस तरह से हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा था, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादन करने की जरूरत थी। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने कृत्रिम खाद के ऊपर अपने आप को डिपेंड कर लिया। कृत्रिम खाद के आने के बाद जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों की जो वर्तमान स्थिति है, आप कभी बड़ी सूक्ष्मता से इस बात को गौर करिएगा कि एक समय था जब घर में सुबह का बना हुआ चावल रात तक खराब नहीं होता था। सुबह की बनी हुई सब्जी रात तक बिना किसी फ्रिज के, बिना किसी तरह के अन्य उपकरण में ठंडे में रखने के, वो बेहतर हुआ करती थी और शाम तक हम उसका उपयोग कर सकते थे। वर्तमान स्थिति, आप बाजार से जाकर के जब अच्छी से अच्छी सब्जी खरीद करके लाते हैं, या हम वहां से जो अनाज लाते हैं, अनाज का जो वो शाम होते होते खराब हो जाता है, उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो धीरे धीरे घटती चली गई। तो वो सेल्फ लाइफ क्यों घटती चली गई, इस पे बड़ी सूक्ष्मता से विचार करना है कि आखिर जब हम उस जैविक खाद के ऊपर खेती किया करते थे, तो हमारे वो जो स्वाद थे, जो स्वास्थ्य था, जो जो अनाज को समय उसको रहने की जो देर तक की क्षमता थी, वो सारी क्षमताएं खत्म हो गई इन रासायनिक उर्वरकों के चलते। जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें, इन चीजों को समझने का प्रयास करें कि वो अपशिष्ट जो हमारे खेतों से निकलते हैं, जिन्हें हमें जलाने की जरूरत पड़ जाती है, वो अपशिष्ट यही पशु चारे के रूप में प्रयोग करते थे। वही चारा खा करके हमारे खेतों को उर्वरकता दिया करते थे। वो सारी उर्वरकता हमने समाप्त कर ली अपने खेतों की। वो अपशिष्ट जो हम एक प्रदूषण के रूप में समाप्त, जब उन खेतों के अपशिष्ट को जब हम समाप्त करने जाते हैं, तो हम समाज के लिए प्रदूषण ही पैदा करते हैं। जब कोई भी चीज जलेगा, तो जलने के बाद तो प्रदूषण होता ही है। दिल्ली के लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कभी पंजाब के किसानों पे आरोप लगाते हैं, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पे आरोप लगाया जाता है कि दिल्ली की हवा प्रदूषित करने में इन किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये परालियां जलाया करते हैं। यदि ये बैल, यदि ये गौवंश हमारे दरवाजे पे आज भी बंधे हों और उनका हम दूसरा प्रयोग भी करें, यदि उनसे हम कोई काम न लें और सिर्फ अपने खेती के अपशिष्ट भी उन्हें खाने के लिए दे दें, और उन अपशिष्टों के बाद जो वो मल के रूप में हमें गोबर वगैरह चीजें उपलब्ध कराते हैं, उन चीजों से हम अपनी खेती को पुनः जीवित करें, तो शायद हमारा स्वास्थ्य भी बचेगा, हमारा स्वाद भी ठीक रहेगा, और सरकार को इस तरह की चीजों पे व्यय करने के लिए जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, वो नहीं लगाने पड़ेंगे। कुछ काम समाज का भी है, इस बात को समाज को समझना होगा। एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि क्या वाकई इनसे इस तरह का भी उपयोग किया जा सकता है। नमस्कार।